नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोच्चि में आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली श्री आदि शंकरा क्षेत्रम जाएंगे। शुक्रवार को पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के जलावतरण समारोह में भी शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वेब पोर्टल ई आवास का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के लिए दुबई पहुंचे। घरेलू विमान यात्राओं के अधिकतम किराए पर लगी सीमा 2 वर्ष बाद हटाई गई। विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक विशेषकर सरोगेट विज्ञापनों की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया। 10 दिन का गणेश उत्सव आज से धार्मिक श्रद्धा उल्लास के साथ शुरू। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में दक्षिण और उत्तर पूर्वी इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई। डूरंड कप फुटबॉल में एटी के मोहन बागान ने इंडियन नेवी को और केरल ब्लास्टर्स ने आर्मी ग्रीन को हराया। और एशिया कप क्रिकेट में हांगकांग के साथ मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से केरल और कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल कोच्चि हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली श्री आदि शंकरा क्षेत्रम का दौरा करेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री सवेरे कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के जलावतरण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री औपनिवेशिक अतीत को त्याग कर समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप नौसेना को नया ध्वज भी प्रदान करेंगे। श्री मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के मंगलुरु का दौरा करेंगे और कुल्लूर के गोल्डफिंच मैदान में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी न्यू मंगलुरु बंदरगाह पर पहुंचने वाले कंटेनरों और अन्य कार्गो वाहनों का संचालन करने वाली बर्थ नंबर 14 के यंत्रीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा कई विकास योजना का शुभारंभ होगा। मंगलुरु में स्थित पेट्रोकेमिकल कंपनी में इंटीग्रेटेड लिक्विड पेट्रोलियम गैस और बल्क लिक्विड पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट व्यवस्था का शिलान्यास करेंगे। खाद्य तेल उत्पादन केंद्र और बिटुमिन उत्पादन केंद्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। BS6 स्तर का योजनाएं और समुद्र के खारे पानी को साफ करने के यंत्र का उद्घाटन भी वह करेंगे। कुलई में वह फिशिंग हार्बर का शिलान्यास भी करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के वेब पोर्टल ई आवास का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि CAPF के कर्मचारियों के लिए आवास संतुष्टि अनुपात को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में से है। मंत्रालय ने कहा है कि आवंटन की संशोधित नीति लागू करने तथा आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वेब पोर्टल CAPF ई आवास विकसित किया गया है। ये वेब पोर्टल CAPF और असम राइफल्स के पात्र कर्मियों को आवासों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवंटन में मदद करेगा। गृहमंत्री शनिवार को तिरुवनंतपुरम के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का उद्घाटन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ अन्य दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के प्रशासक भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चने की दाल आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। ये दाल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी। ये दाल आपूर्ति मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष से खरीदे गए भंडार से की जाएगी। समिति ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत अरहर, उड़द और मसूर की दालों की खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 40% कर दी है। एक रिपोर्ट। स्वीकृत योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत के हिसाब से 15 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का प्रस्ताव किया गया है। ये आपूर्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन दालों का उपयोग दोपहर का भोजन योजना,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समेकित बाल विकास कार्यक्रमों जैसी कल्याणकारी योजनाओं में करेंगे। ये योजना केवल एक बार के लिए है और इसका लाभ 12 महीने के भीतर या 15 लाख मीट्रिक टन चने की दाल का भंडार समाप्त होने तक किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये बात उल्लेखनीय है कि हाल के समय में और विशेष रूप से पिछले 3 वर्ष में देश में चने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार सिंह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि किसानों से अनाज खरीदने की पूरी तैयारी हो गई है। साल का जो सभी राज्यों ने अनुमान बताया है वे करीब 518 लाख टन चावल और करीब 773 लाख टन धान खरीदेंगे समर्थन मूल्य पर। और जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं डीसीपी राज्यों में कुछ जगह पे एफसीआई भी खरीदेगी और इस तरीके से खरीदने की व्यवस्था, बारदानों की व्यवस्था सबकी समीक्षा की गई और सभी जो है तैयारियां समय से चल रही। जो कोर्स ग्रेन है अगले साल हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मना रहे हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि मिलेट्स का उपार्जन बढ़े, प्रोक्योरमेंट बढ़े। अगले साल करीब 13 लाख टन मिलेट्स समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा जो राज्यों की पीडीएस और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें वितरित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक लगभग 881 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1,72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इससे 1 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। रबी विपणन मौसम 2022-23 के दौरान अब तक लगभग 188 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 17,83,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में लगभग 37,866 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने 4 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 4,189 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनमें से 2,239 करोड़ उत्तर प्रदेश को, 708 करोड़ गुजरात, 628 करोड़ कर्नाटक, 569 करोड़ आंध्र प्रदेश और 44 करोड़ रुपए त्रिपुरा के स्थानीय निकायों को दिए जाएंगे। स्थानीय निकायों को ये राशि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वच्छता और पेयजल के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधि से अतिरिक्त रूप में दी जाती है। मंत्रालय ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने पेयजल और स्वच्छता विभाग की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को बुनियादी अनुदान जारी करने की मंजूरी दी थी। ये राशि स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त की स्थिति बनाए रखने तथा पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संरक्षण और पानी की रिसाइक्लिंग जैसे कार्यों के लिए खर्च की जाती है। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में अभी तक 15,705 करोड़ रुपए से अधिक कुल अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किए जा चुके हैं। घरेलू विमान यात्राओं के अधिकतम किराए पर लगी सीमा हटा ली गई है। लगभग 2 वर्ष से भी ज्यादा समय के बाद ये सीमा हटाई जा रही है। अब विमान सेवा कंपनियां अपने किराए तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। इससे पहले नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि विमान किरायों की सीमा हटाने का फैसला विमान सेवाओं की दैनिक मांग और विमानों के ईंधन की कीमतों पर गहन विचार विमर्श के बाद लिया गया है। उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सरोगेट विज्ञापनों के जारी निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विज्ञापनदाता संघों को भी चेतावनी दी है कि दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी किसी भी वस्तु अथवा सेवा के लिए सरोगेट विज्ञापन न दिए जाएं जिनके विज्ञापन कानूनी रूप से निषिद्ध हैं। एक रिपोर्ट। उपभोक्ता मामलों के विभाग की जानकारी में यह आया था कि संबद्ध संस्थाओं द्वारा दिशा निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा और निषिद्ध वस्तुएं सरोगेट वस्तुओं तथा सेवाओं के माध्यम से विज्ञापित की जा रही थीं। हाल के खेल आयोजनों के दौरान जो विश्व स्तर पर प्रसारित किए गए थे, ऐसे सरोगेट विज्ञापनों के कई उदाहरण देखे गए। ये भी देखा गया कि संगीत सीडी, क्लब सोडा और पैकेज्ड पेयजल की आड़ में कई मादक पेय पदार्थों और सौंफ तथा इलायची के विज्ञापनों की आड़ में तंबाकू और गुटखा का विज्ञापन किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर प्रत्यक्ष रूप से मादक पेय पदार्थों के विज्ञापन भी विभाग की जानकारी में आए थे। ये दिशा निर्देश सभी उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं और व्यापारियों पर लागू होंगे जिनकी वस्तुओं, उत्पादों अथवा सेवाओं का विज्ञापन दिया जा रहा है।
समाचार कक्ष से मुदिता अग्निहोत्री। निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव कराने की आज घोषणा की। माणिक साहा के प्रदेश की मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। उपचुनाव 22 सितंबर को कराया जाएगा। 5 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद ने आज पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को समर्थन देने की घोषणा की है। श्री आजाद के जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की संभावना है। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि श्री आजाद के शुक्रवार को पार्टी छोड़ने के बाद से कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई से नेताओं का पलायन शुरू हो गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित 64 और नेताओं ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संचार मंत्रालय के C केंद्र ने आपदाओं के बारे में लोगों को समय पर जानकारी देने संबंधी समेकित जन सूचना प्रणाली और उनसे निपटने की तैयारियों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य संबंधित विभागों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों को आपदा संबंधी विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनके समाधान खोजने पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना है। कार्यशाला में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी भाग ले रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोच्चि में आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली श्री आदि शंकरा क्षेत्रम जाएंगे। शुक्रवार को पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत के जलावतरण समारोह में भी शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वेब पोर्टल ई-आवास का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के लिए दुबई पहुंचे। घरेलू विमान यात्राओं के अधिकतम किरायों पर लगी सीमा 2 वर्ष बाद हटाई गई। विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक, विशेषकर सैरोगेट विज्ञापनों की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया। 10 दिन का गणेश उत्सव आज से धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में दक्षिण और उत्तर पूर्वी इलाकों में तेज वर्षा की संभावना जताई। ड्यूरेंट कप फुटबॉल में ATK मोहन बागान ने इंडियन नेवी को और केरल ब्लास्टर्स ने आर्मी ग्रीन को हराया। और एशिया कप क्रिकेट में हांगकांग के साथ मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं। वे भारत UAE संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वे UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ भारत संयुक्त अरब अमीरात विशेष संवाद में भी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
3 दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के अन्य नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये बैठकें भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी के समूचे परिदृश्य की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेंगी। मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय वार्तालाप होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जून में अबू धाबी का दौरा किया था और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भेंट की थी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच इस वर्ष फरवरी में वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों नेताओं ने इस वर्ष जुलाई में I2U2 सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, अक्षय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित विविध क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध हैं। समाचार कक्ष से अतहर सईद। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में परंपरागत रूप से भारत की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन वो इस समस्या के समाधान में भागीदारी चाहता है। इंडोनेशिया के बाली में पर्यावरण और जलवायु पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में श्री यादव ने कहा कि जलवायु संकट का सर्वाधिक प्रभाव गरीब देशों और वंचित समुदायों पर पड़ रहा है, जिनका जलवायु संकट में बिल्कुल भी योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि जलवायु वित्त पोषण अभी तक सपना बना हुआ है और विकास वित्त को जलवायु वित्त के साथ जोड़ना एक और समस्या है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि 2019 में जलवायु संकट से निपटने के लिए 70% सार्वजनिक वित्त अनुदान की बजाय ऋण के रूप में दिया गया। 1920 में इस कार्य के लिए केवल 6% का अनुदान दिया गया, जिससे विकासशील देशों का कर्ज बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की माताजी पाउला माइनो की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे संदेश में श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे समूचे परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री अगले महीने की 10 तारीख को गुजरात के साइंस सिटी अहमदाबाद में विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और 100 से अधिक स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार का सम्मेलन जीवन सुगम बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी और उसके अनुकूलतम इस्तेमाल पर केंद्रित होगा। सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। भाजपा ने इसे आबकारी नीति और कक्षा निर्माण में अनियमितताओं से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास बताया है। पार्टी नेता मनोज तिवारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी विधायकों ने दावा किया है कि उन्हें भाजपा ने पैसे की पेशकश के लिए फोन किया है और ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि आप एमएलए को कॉल आया। आज हम बहुत गंभीरता के साथ माननीय एलजी महोदय को इस पत्र से एक एक चीज स्पष्ट है। पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। इन सारी बातों का दिल्ली के हम 7 सांसद इसका जवाब चाहते हैं और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हरियाणा सरकार ने हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों और हेलीपैड सहित विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य हिसार में एकीकृत उड्डयन केंद्र की स्थापना और संचालन करना है। इसके अलावा ये निगम हवाई अड्डों के संचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, आधुनिकीकरण और प्रबंधन में सहायता करेगा। निगम हवाई अड्डों के नवीनीकरण, विस्तार और प्रबंधन के लिए भूमि खरीदने और अधिग्रहण करने में भी सहायता करेगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर में 1 अरब 30 करोड़ से अधिक नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा दर्शाता है।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के गठन की जानकारी लेकर आए हैं। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में किया गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। जनसंघ ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी मुद्दों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय अन्य पार्टियों के साथ जनता पार्टी में हो गया था। इसके बाद 1980 में जनता पार्टी के साथ मतभेद होने पर पूर्ववर्ती जनसंघ के सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1979 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटें जीती और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनी जनता दल सरकार का समर्थन किया। इसके बाद 1991 के चुनाव में भाजपा को 120 सीटों पर कामयाबी मिली। 1996 में 161 सीटें जीतकर पार्टी लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार बहुमत सिद्ध करने में विफल रही और 13 दिन बाद ही सरकार गिर गई। 1998 में भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार 1 वर्ष में ही गिर गई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं। आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भारी बहुमत प्राप्त कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। 30 वर्ष बाद पहली बार पार्टी ने लोकसभा में 282 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना, यही तो है सबका साथ सबका विकास। जब सरकारी मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का है, तो फिर पक्षपात भेदभाव टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये सेवा भाव अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है। 2019 में 17वें आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। इस अंक में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, that is
the 1st of September 2022, brings an exclusive interview with Madhusudan Nag, bureaucrat and writer from Assam. Looking forward to see you there. ये आकाशवाणी है। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गुप्ता कल कार्यभार ग्रहण करेंगी। समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक, प्रधान महानिदेशक और आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी आज सेवानिवृत्त हो गए। 1989 बैच की अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने 32 वर्ष से अधिक के अपने कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर काम किया है। समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक नियुक्त किए जाने से पहले वे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में महानिदेशक पद पर कार्यरत थीं। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कोविड महामारी के दौरान सूचना संप्रेषण की चुनौती से निपटने के लिए नई तकनीक डिजाइन करने और उस पर अमल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत सरकार के लिए फीडबैक डैशबोर्ड विकसित करने में भी सक्रिय भूमिका अदा की। उन्होंने आकाशवाणी समाचार में अपर महानिदेशक के पद पर काम करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की पहल भी की थी। एन वेणुधर रेड्डी 1988 बैच के आईआईएस अधिकारी हैं जो आज प्रधान महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 34 वर्ष की अपनी सेवा के दौरान निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर काम किया है। गणेश चतुर्थी आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है। ये उत्सव बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान घरों और पूजा स्थलों में गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। महाराष्ट्र में यह उत्सव विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है, दक्षिणी प्रायद्वीप, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उप हिमालयी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर में अगले कुछ दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। बिहार और पश्चिम बंगाल सहित देश के पूर्वी भागों में गरज के साथ वर्षा और आंधी की संभावना है। तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों तथा उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ दिन तक वर्षा हो सकती है। पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव का मॉस्को में एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। पिछले कुछ वर्षों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और वे गुर्दा रोग से पीड़ित थे। गोर्बाचोव को उनकी पत्नी राइसा की कब्र के पास ही नेवोदेविची कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। पूर्व सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचोव को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने बिना खूनी संघर्ष के अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्षों से चले आ रहे शीत युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि वे सोवियत संघ के पतन और विघटन को रोकने में नाकाम रहे थे। 2 मार्च 1931 में एक गरीब परिवार में जन्मे श्री गोर्बाचोव जब 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत संघ के महासचिव बने तो उन्होंने देश में आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की नीति लागू की, जिसे पेरेस्ट्रोइका का नाम दिया गया। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरी नीति अपनाई जिसे ग्लासनोस्ट कहा गया और जो सोवियत संघ के लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का रास्ता खोलने में सफल रहा। अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते को लागू करवाने के लिए उन्हें 1990 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से मैं अफरोज आलम। एशिया कप क्रिकेट में दुबई में भारत और हांगकांग के बीच मैच जारी है। हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। ड्यूरेंट कप फुटबॉल के ग्रुप बी में एटी के मोहन बागान ने इंडियन नेवी को 2-0 से हरा दिया। ग्रुप डी के एक अन्य मैच में केरल ब्लास्टर्स ने आर्मी ग्रीन को 2-0 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोच्चि में आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली श्री आदि शंकरा क्षेत्रम जाएंगे। शुक्रवार को पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के जलावतरण समारोह में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वेब पोर्टल ई आवास का शुभारंभ करेंगे।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के लिए दुबई पहुंचे। घरेलू विमान यात्राओं के अधिकतम किराए पर लगी सीमा 2 वर्ष बाद हटाई गई। विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक, विशेषकर सरोगेट विज्ञापनों की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में दक्षिण और उत्तर पूर्वी इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई। डूरंड कप फुटबॉल में एटी के मोहन बागान ने इंडियन नेवी और केरल ब्लास्टर्स ने आर्मी ग्रीन को हराया और एशिया कप क्रिकेट में हांगकांग के साथ मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।